Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 5 of S block elements. ठीक है, S block elements a very important part of inorganic chemistry, a very important chapter of inorganic chemistry. जनरली यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं. ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन अटेम्प्ट. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट नीट और जेई. ठीक है, तो इससे पहले भी हम बहुत सारी बातें देख चुके हैं इसी चैप्टर में. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज ग्रुप नंबर 2. सो जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स बिगिन. केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑफ कोर्स जब भी हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास में आता है रिएक्शन, वो आता है रिएक्शन विद एयर. एयर के साथ में क्या रिएक्शन होगा इन मेटल्स का, रिएक्शन विद एयर. अब एयर के अंदर हमें पता है कौन सी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर के जिनके साथ में इनका हमें ज़रूरी है पढ़ना या उनके बारे में हमें ज़रूरी है जानना. ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. यही दो एलिमेंट हैं जो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. तो क्या ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं? यस, ऑफ कोर्स करते हैं. ठीक है, देखिए मैंने पहले बताई थी आपको एक बात कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके नाम आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ये एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के मेंबर्स. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, इनके बारे में आपको पता है. अब देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी क्या, कि जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स का जो फर्स्ट मेंबर होता है उस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा ही अलग मिलेगा आपको. तो यहाँ पर बेरिलियम है सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट मेंबर. बेरिलियम का बिहेवियर कुछ डिफरेंट टाइप का मिलेगा. बेरिलियम और इसके साथ में यहाँ पर एक मैग्नीशियम की बात और कर लेते हैं. ये क्या करते हैं, ये दोनों ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो ऑक्साइड होते हैं इनकी लेयर जो होती है वो बन जाती है और वो मेटल जो है ये है इनकी सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाती है, जम जाती है. करेक्ट, ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है या ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है. उससे क्या होगा, उससे इनका फर्दर जो रिएक्शन होता है किसी और के साथ में उसका पॉसिबिलिटी कम हो जाता है. ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि इनका रिएक्शन आप किसी दूसरे पर्पज से या किसी दूसरे और एलिमेंट के साथ कराना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको इन ऑक्साइड्स को यहाँ से स्क्रैच करके निकालना होगा या इनको यहाँ से रब करके हटाना होगा विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर. सैंड पेपर आप लोग सभी जानते होंगे. चलिए, इसके अलावा बेरिलियम जो है, लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्म में बेरिलियम लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बेरिलियम बारीक बारीक पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो वो जरूर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा. ठीक है, जनरली ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई इसलिए ये नहीं करते हैं, लेकिन बेरिलियम जो है अगर आप उसका पाउडर फॉर्म ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा. एट द सेम टाइम बेरिलियम जो है वो नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करता है. बेरिलियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन जो है वो आपको बेरिलियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन देता है. ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो भी सेम ऐसा ही काम करता है, बस बेरिलियम की जगह पर आप मैग्नीशियम लिख दो. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन होगा इन द सेम वे. मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये भी दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे. फर्स्ट वाला जो होगा उसका रिएक्शन जब होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर जो है आपका Mg2N3 बनेगा. Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Mg3N2 कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी
इतना तो आपको याद रह जाएगा कि नाइट्रोजन जो होता है उसके ऊपर -3 चार्ज होता है, और मैग्नीशियम या बेरिलियम जो ग्रुप सेकंड के मेंबर है, तो ग्रुप सेकंड के मेंबर्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। एक की तरफ +2, एक की तरफ -3, दोनों को मिक्स करके रख दो, कंपाउंड बना दो, बन जाएगा इजीली। ठीक है। अब ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, ये भी आपस में रिएक्शन करते हैं एयर की प्रेजेंस में, और इनका रिएक्शन जो होता है उसमें भी ऑक्साइड बनेगा और नाइट्राइड बनेगा। ठीक है। चलिए, ये तो कहानी थी इसकी रिएक्शन विद एयर। क्या वाटर के साथ में भी रिएक्शन होता है? तो यहाँ पर एक और पार्ट है 1A, फर्स्ट ए का, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए, कुछ मेटल्स तो नहीं करेंगे, कुछ मेटल्स करेंगे। बेरिलियम है, बेरिलियम रिएक्शंस करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। मैग्नीशियम जनरली तो नहीं करता है क्योंकि इसके ऊपर तो ऑक्साइड की लेयर है दोनों के ऊपर, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ये रिएक्शन करते हैं। और जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ करा रहे हो एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा उसका हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड ए बेस, दैट इज़ कॉल्ड ए बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड बनता है और बेरिलियम का भी हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी बनाते हैं। स्ट्रोंशियम की, रेडियम की बात हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते रेडियम की बात? क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका स्टडी अभी इतना ज़्यादा नहीं किया गया है, बिकॉज दे आर, उनका जो रेडिएशन उनसे जो रिलीज होता है, इमिट करते हैं, वो रेडिएशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट इज़ वाई वी डू नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। करेक्ट। हेलोजेंस के साथ में रिएक्शन कराते हैं इनकी। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद हेलोजन को मैं सिंपली X2 से डिनोट करता हूँ, X2। ठीक है। X2 क्या क्या हो सकता है? जहाँ पर F हो सकता है, Cl हो सकता है, ब्रोमाइन, आयोडाइन, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। आपके पास में है कोई एक मेटल, कौन सा मेटल है? ये ग्रुप सेकंड का मेटल है, M+X2। ये जो है M+X2, ये देगा आपको MX2 टाइप का एलिमेंट, MX2 टाइप का एलिमेंट। ठीक है। चाहो तो इसको आप हटा भी सकते हो यहाँ से, क्योंकि बैलेंस करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। MX2 टाइप का हैलाइड बनता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? हैलाइड। ठीक है। लेकिन क्या ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन जो होते हैं उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, वो ज़्यादा होता है। इनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल फ्लोराइन, फ्लोराइन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसको ब्रेक करना है। Cl के पास जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बेरिलियम फ्लोराइड कैसे बनाया जाता है, जनरली इस मेथड से बेरिलियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने, बेरिलियम बड़ा ही एक्सेप्शनल एलिमेंट है यहाँ पर। तो बेरिलियम फ्लोराइड कैसे बनाया जाता है? फ्लोराइड, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर फ्लोराइड का पार्टिसिपेशन होता है तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में एक कंपाउंड है आपके पास अमोनियम, और उसके साथ में जो है वो है बेरिलियम फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, अमोनियम, बेरिलियम, टेट्राफ्लोराइड। अब ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? कॉम्प्लेक्स। और इसको जब आपको हीट करते हैं, थर्मली हीट करने का मतलब होता है इसको आप इसे हीट करते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही एक और कंपाउंड है बेरिलियम का, दैट इज कॉल्ड बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड को आपको कैसे लेना होगा? बेरिलियम क्लोराइड जो होता है उसको अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उसके लिए बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है, वैसे तो बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो इनर्ट होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑक्साइड लेयर, लेकिन कार्बन जो कॉक होता है उसके प्रेजेंस में जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हो, Cl2 एंड हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर ये जो है ऐसा रिएक्शन हो जाता है, HCl का फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। ठीक है। ये रिएक्शन भी इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद में रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। सभी एलिमेंट्स ऐसा करते हैं एक्सेप्ट
बेरिलियम एक एक्सेप्शन है जो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब ये एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे, यानी मान लीजिए एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मेटल्स ऑफ ग्रुप सेकंड M, एंड देन व्हेन दिस रिएक्शन रिएक्ट विद H2 देन इट फॉर्म्स MH2 टाइप का हाइड्राइड। व्हाट इज इट कॉल्ड? हाइड्राइड। ठीक है, याद रखना है। हाइड्राइड के बारे में एक स्पेशल थिंग क्या है कि हाइड्राइड के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली पार्शियली भी नहीं बोलेंगे, यहाँ तो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। नॉन मेटल इज हियर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन की हेल्प से क्या हम बेरिलियम का हाइड्राइड बना सकते हैं? नॉर्मली इस रिएक्शन से नहीं बना सकते बेरिलियम का हाइड्राइड। तो कारण वही है, बेरिलियम के साथ प्रॉब्लम है। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए हमें बेरिलियम का क्लोराइड जो होता है उसको हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो आपको दे देगा क्या प्रोडक्ट? बेरिलियम हाइड्राइड, और साथ में लिथियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वाटर के साथ, एयर के साथ, और इसके अलावा आपका जो हाइड्रोजन है और हैलोजन के साथ। देखिए, अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। देखिए, मैंने एक बार आपको बताया था कि मेटल के साथ में जो इनकी रिएक्शन होती है, कोई भी मेटल है उसकी जब रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी M प्लस एसिड कौन सा? HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो। तो आपको यहाँ पर मेटल का क्लोराइड यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, और साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस होती है उसको कैसे प्रूफ किया जाता है? हाउ टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल जो आते हैं वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर हो गया रिएक्शन विद एसिड। इसके बाद में रिड्यूसिंग नेचर। अब ये रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। मेटल है तो मेटल की तो नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, और स्पेसिफिकली अगर ग्रुप 2 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्टेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? रिडक्टेंट। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लेने वाला भी होगा, तभी तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सभी एल्कली मेटल्स की तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ना, उनका जो रिडक्शन का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स माने जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, और वो भी ज़्यादा होती है, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स में सोडियम है, आपका लिथियम है, ये सब ऐसे ही इनकी भी ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन क्या इक्वल होती है उनसे? मतलब ग्रुप सेकेंड के जो मेंबर्स है उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो नेगेटिव वैल्यू है वो ग्रुप फर्स्ट के इक्वल होती है? नहीं, उनसे थोड़ा सा ये वीक होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके अल्कली मेटल्स होते हैं उनसे इनकी रिड्यूसिंग पावर कम होती है। ठीक है, चलिए, अब रिड्यूसिंग नेचर जो होती है उसका कारण क्या होता है? बेरिलियम की अगर हम बात करें तो, या किसी भी एलिमेंट के लिए बात कर लो आप, सिंपल सा स्मॉल साइज और हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्पेसिफिकली अगर बेरिलियम की बात करें तो इस पे स्मॉल साइज आएगा यहाँ पे, प्लस बेरिलियम इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, और किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है उसका साइज सबसे छोटा होता है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसके अलावा साइज छोटी होती है तो इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप ऐसा वाला साइन यूज़ कर सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक और रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन। ये कौन सा नंबर हो गया?
number 4, this is number 5 and this is number 6. Reaction with ammonia, वही रिएक्शन है जहाँ पर हमने ग्रुप फर्स्ट में देखी थी। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर एक प्रेजेंट। रिएक्शन की अगर आप बात करो तो सिंपल सा लिख सकते हो आप MnH3 अमोनिया, और इसकी रिएक्शन आपको है X + Y, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स लिए आपने अमोनिया के। मेटल की आदत है इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा कौन? NH3, 2 - 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ में वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इट कॉल्ड? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से? 1 के ऊपर माइनस तो 2 के ऊपर -2, 1 के ऊपर, अच्छा सॉरी यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल चार्ज 0। क्यों? क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन हमेशा ही जरूरी है। ठीक है, इसकी वजह से यानी कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर हो जाता है डीप ब्लू ब्लैक, डीप ब्लू ब्लैक इसका कलर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में यूसेस। देखिए यूसेस जनरली सभी यूसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनली या कोई स्पेशल एग्जांपल हो तो वो आपको जरूर याद रखता है। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एलॉय के फॉर्मेशन में। एलॉय के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था एलॉय क्या होता है। कॉपर और बेरिलियम को मिलाकर जो एलॉय बनाया जाता है उसकी हेल्प से हम स्प्रिंग बनाते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, यानी ऐसी स्प्रिंग जिनकी कैपेसिटी, जिनको खींचने की जो कैपेसिटी होती है, टेंसाइल जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा बेरिलियम जो मेटल होता है उसका यूज़ किया जाता है एक्सरे की जो ट्यूब्स होती है, एक्सरे ट्यूब्स होती है उनकी जो विंडो बनाई जाती है उसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम जो है वो भी एज ए यूज़ किया जाता है एलॉय फॉर्मेशन में, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ, मैंगनीज के साथ और टिन के साथ। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिलाने से जो एलॉय बनता है ना, बहुत ही हल्का होता है, लाइट इन वेट, और उसका यूज़ किया जाता है जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बॉडी बनाने में। ठीक है, एक और मैग्नीशियम का यूज़ है, मैग्नीशियम का जो पाउडर होता है, फ्लैश पाउडर, उसका यूज़ इंसेंडियरी बॉम्ब्स में बनाया जाता है। आप लोगों ने फिल्मों में या किसी में देखा होगा कहीं पे कि जो लोग समुद्र में, सी में जो खो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक गन होता है स्पेसिफिकली होते, और उस गन के अंदर एक मैग्नीशियम का बॉम्ब होता है पाउडर फॉर्म में। उसको वो क्या करते हैं, फायर करते हैं ऊपर की तरफ। जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर आसमान में उसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आग लग जाती है। ठीक है, उस आग लगने से उसमें क्या होता है, लाइट पैदा होता है, और उसका जो आसपास का जो भी कोई उनका रेस्क्यू टीम होता है उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो एज ए सिग्नल यूज़ किया जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ओके, इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है इसका, ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है, और इसका यूज़ किया जाता है एंटा एसिड्स की फॉर्म में। अब ये एंटा एसिड्स क्या होता है, जनरली जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक की जो वॉल होती है वो एक एसिड सीक्रेट करती है टू मेक द फूड एसिडिक। एसिडिक यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, तो उन एंजाइम्स का मीडियम चेंज करने के लिए, एसिडिक बनाने के लिए, इसके अलावा ये जो एसिड सीक्रेट होता है स्टोमक की वॉल से, वो फूड के साथ आने वाले जो जर्म्स होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। तो लेकिन जब कभी कभी एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाता है स्टोमक की वॉल से, तो उस समय हमारा जो एसिडिटी होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, और उस एसिडिटी का जो सोल्यूशन वो है कि जो एक्सेस क्वांटिटी होती है एसिड की, जो एक्सेस क्वांटिटी होती है HCl की, उस HCl की एसिडिक क्वांटिटी को जो है हमें क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। तो एसिड का जो इफ़ेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास कोई बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक माइल्ड बेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको जब आप यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम
क्लोराइड MgCl2 प्लस साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका एसिडिक नेचर, उसका एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके लिए एक फेमस ब्रांड है इनो, ENO, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, बहुत ही फेमस उसका पंच लाइन है। नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट, टूथपेस्ट जो होते हैं हमारे, उन टूथपेस्ट के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3। ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। रेडियम की बात कर लेते हैं, तो रेडियम जो है एक रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसके आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे। तो जो आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, उनका यूज़ रेडियोथेरेपी यानी कि कैंसर जो होता है उसके इलाज में यूज़ किया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये थी कुछ कहानी इनकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में आता है इनका केमिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। हमारे पास में जितने भी जो केमिकल ये कंपाउंड्स बनते हैं इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स की हमें जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, ठीक है। यानी ऐसे क्या इनमें फीचर होता है। तो पहले बात करें अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आता है, उनको बहुत कुछ पढ़ने की आदत होती है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो बहुत टाइम देते हैं पढ़ाई में, 10-12 घंटे डेली पढ़ते हैं, बट इम्पोर्टेंट होता है आउटपुट, आपने कितना देर पढ़ा और फिर उसका आउटपुट आपको कितना मिला। एक दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है और 5 घंटे में भी उसका जो आउटपुट है वो जो 12 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट है उससे ज़्यादा है। तो वो 5 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट ऐसा क्या करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, स्मार्ट स्टडी। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको बारे में आपको जो है टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी यहाँ पर ये स्मार्ट स्टडी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर इन मेटल्स की हम बात करें तो इन मेटल्स के अंदर इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये, दैट इज़ +2 डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव क्यों होती है ऐसा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्सेस होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, वैसे तो मेटल है, मेटल की तो नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है किस में, इनके जो पर्टिकुलर ग्रुप में, करेक्ट। तो इसलिए इनका जो वैलेंस है, ग्रुप वैलेंस जो है वो क्या है, +2, ठीक है। अब इनके जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखिए ये मेटल है, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कोई ना कोई इनका इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई इनका इलेक्ट्रॉन लेगा, जनरली इलेक्ट्रॉन लेते कौन है, नॉन मेटल्स। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोई कंपाउंड बनता है, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, एंड द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 डिफरेंट आयंस दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होंगे वो आयोनिक कंपाउंड होंगे। किसके, ग्रुप सेकंड के मेटल्स के ज़्यादातर कंपाउंड्स क्या होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। क्या ये उतने ही आयोनिक होंगे जितने ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स जो बनाते हैं उतने, तो उनसे कम होते हैं, ठीक है। अब इसमें कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप सेकंड के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, साइज की बात करेंगे तो इनका साइज कम होता है। क्यों, क्योंकि एक पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किसी पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ओके। और एक पीरियड के अंदर हो गया, एक ग्रुप के अंदर जो है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस कंडीशन में साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। चलिए ये बात आप लोगों को याद रहेगी, उम्मीद है।
बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ एक प्रॉब्लम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयोनिक की बजाय कोवेलेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बाकी अदर मेंबर्स से, ठीक है। तो होते हैं, हमें क्या करना है, याद रखना है बस। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, किसके ऑक्साइड और किसके हाइड्रोक्साइड, ये जो ग्रुप सेकंड है उसके मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। देखिए एल्केलाइन अर्थ मेटल, जब आप ऑक्सीजन के अंदर इनको बर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल है, एम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, एमओ टाइप का ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ट्वाइस एमओ। नेक्स्ट है, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है, सोडियम क्लोराइड के जैसा। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है उसके साथ में स्पेशल क्या है, ये तो होता है आयोनिक, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो क्या है आपका कोवेलेंट। दिस इज कोवेलेंट इन नेचर। कैसा होता है ये, कोवेलेंट होता है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट, इनके फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब फॉर्मेशन की एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब है कि जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो जो हीट या जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर देंगे उतना ज़्यादा इनका स्टेबिलिटी आएगा, तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, करेक्ट। यानी आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो भी ये बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। बताया था मैंने आपको, बेरिलियम जो होता है उसके कंपाउंड्स, बेरिलियम खुद एक एक्सेप्शनल है, एम्फोटेरिक दोनों नेचर होता है, एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, करेक्ट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, नीट का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है, कि इनमें से कौन सा वाला है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वो बात अलग है कि वहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं था, वहाँ पर कोई और एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए, बाकी के इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ में जो ये ऑक्साइड्स रिएक्शन करते हैं, ये एमओ जो है आपका, ये जब आप वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो याद होगा आप लोगों को क्लास 10th में बताया था, वहाँ पे भी मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। MOH टाइप का नेचर एक कंपाउंड बनेगा, ये जो है वो वाटर होता है, बेसिक होता है नेचर में, MOH2 टाइप का, करेक्ट। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इनके ऑक्साइड्स का ऑर्डर, तो ये है आपके इनके हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में बेरियम का हाइड्रोक्साइड। ये इनका बेसिक नेचर है। रेडियम की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रेडियम इस लायक नहीं है कि उसकी बात की जाए। ये किसका नेचर है, बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर है वैसे ही इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है और सोल्युबिलिटी का भी ऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कंपेयर करें अगर हम उनका किसके साथ, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स के साथ, तो ये कम होते हैं बेसिक। यानी फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कम स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ग्रुप फर्स्ट के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दिस ग्रुप्स मेटल, करेक्ट। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, बता दिया क्यों, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैलाइड्स की बात करें, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो हो गया ये, सेकंड वाला जो है वो है हैलाइड्स। बेरिलियम के हैलाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट,
बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो देखिए सभी हैलाइड्स जो होते हैं, ऑल हैलाइड्स आर आयोनिक, ऑल हैलाइड्स आर आयोनिक एक्सेप्ट, जहाँ एक्सेप्ट आ जाए तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर तो ज़रूर आएगा, किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर। ये बेरिलियम है और इसका क्लोराइड है। इसका जब आप रिएक्शन करा के देखते हैं तो ये बनाता है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट होता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में घुलता है या डिजोल्व होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, और कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं तो इसलिए उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना है। बेरिलियम की स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर किसमें, सॉलिड स्टेट में, याद रखना है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड जो होते हैं वो अबव द प्लेन एंड इन द प्लेन, ऐसा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए, बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर हो गई, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। वेपर फेज की अगर बात करें, सॉलिड फेज में तो मैंने बता दिया ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वेपर फेज के अंदर जो होता है ये डायमर का फॉर्मेशन करता है। मैंने पहले जो बताया था वो सॉलिड फेज में था ऐसा वाला, लेकिन वेपर फेज के अंदर ये डायमर का फॉर्मेशन करता है। Cl, यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर ये Cl और फिर यहाँ पर ये Vl। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं डायमर। इसमें से एक जो स्ट्रक्चर है वो होती है, एक बॉन्ड जो होता है वो होता है आपका अबव द प्लेन और एक होता है इन द प्लेन। ठीक है, ये 2 बॉन्ड है प्लेन में सेम प्लेन में, और 2 बॉन्ड जो है वो अबव द प्लेन होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर अगर आप इसको हीट करोगे तो ये आपका वापस लीनियर मोनोमर बना देगा। इसको जब आप यहाँ पर ये कितने सारे मोलिक्यूल्स होंगे, n मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड के n मोलिक्यूल्स जब आप इसको हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर तो ये आपको बेरिलियम क्लोराइड के n मोलिक्यूल्स दे देगा। करेक्ट, डायमर मोनोमर याद होगा। हैलाइड्स बनाने की जो ये टेंडेंसी होती है, ये हैलाइड की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, ये जो हैलाइड्स होते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रेट्स बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम का जो क्लोराइड होता है वो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अपने साथ में बाइंड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, हैलाइड का हाइड्रेशन। लेकिन कैल्शियम का क्लोराइड है वो 6 मॉलिक्यूल्स को रखता है, और बेरियम का क्लोराइड जो है वो सिर्फ 2 को ही रखता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो है वो है आपका इनके ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट जो होते हैं इनके ऑक्सो एसिड्स के। यहाँ पर आपको 3 टाइप के ऑक्सो एसिड्स जो है वो याद रखने हैं। पहला है कार्बोनेट्स, सी क्या है, ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, और उसमें सबसे पहला है कार्बोनेट्स CO3 2-, M इनका मेटल है 2+ आयनिक स्टेज में, और ये है CO3 ये 2- की स्टेट में है। ये बनाएगा आपका MCO3 टाइप का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल है अमाउंट में और अपोजिट है, तो ये मेटल का कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और वाटर में जो इनसोल्यूबल होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, जो भी आपका वेशल होगा, टेस्ट ट्यूब होगा, उसके बॉटम के अंदर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और अगर आप उस प्रेसिपिटेट को निकालना चाहते हो या बाहर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप एसिड या बेस के साथ उसकी रिएक्शन करा दो। तो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं इनकी वाटर के अंदर जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, यानी कि सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑफ कोर्स फर्स्ट मेंबर दैट इज़ बेरिलियम कार्बोनेट, इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा, और जो सबसे लास्ट वाला होगा बेरियम का कार्बोनेट, उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम, बाकी सब इंटरमीडिएट। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, सभी कार्बोनेट्स गर्म करेंगे, सभी को पता है। किसी भी कार्बोनेट को आप हीट करके देख लो, मेटल कार्बोनेट को जब भी आप हीट करके देखते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूर देगा, साथ में मेटल का ऑक्साइड भी बना सकता है वो, मेटल का
ऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। बेरिलियम कार्बोनेट की बात करें, अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक्सेप्शन है बेरिलियम का कार्बोनेट जो है वो एक्सेप्शनली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने का मतलब क्या होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बेरिलियम कार्बोनेट को बना के रखना चाहते हो स्टेबल फॉर्म में, तो उसके लिए आपको उसके चारों तरफ CO2 बना दो। इसके चारों तरफ जब आप CO2 बना दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो आपका ली चैटले का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करता है जिधर से उस चेंज का इफेक्ट खत्म किया जा सके। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, यानी कि सोलबिलिटी का अपोजिट होगा थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। कितना भी टेम्परेचर दे दो, आप इसको हीट कर दो, ये इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होगा। बेरिलियम कार्बोनेट हीट करेंगे या कोई भी मेटल कार्बोनेट हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट जो है इसमें कार्बोनेट है, कार्बोनेट के बाद में आता है सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला होता है जनरली SO4 यानी किस टाइप का सल्फेट बनाएंगे ये, फर्स्ट जो है M मेटल है डाई पॉजिटिव, सल्फेट 2- चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एल्कलाइन मेटल्स जो हैं ये सब के सब सल्फेट बनाएंगे, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये सब के सब क्या बनाएंगे, जो सल्फेट बनते हैं इनके वो वाइट कलर के सॉलिड होते हैं और स्टेबल होते हैं हीट के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम बेरिलियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट जो होता है वो वाटर में घुलते हैं, डिसोल्व होते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी सल्फेट्स के लिए भी कि इनकी सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा जो होती है, उसके लिए आपको जो है कारण जो बताना है वो क्या है, यही कि साइज छोटी होती है इनकी, बेरिलियम की है। नेक्स्ट इनकी जो ये जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होते हैं उसके लिए कारण आपको क्या बताना है, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो कंपनसेशन होता है। देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, लैटिस का फॉर्मेशन होता है तो जो ईंट निकलती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब कि जो आपका कंपाउंड उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो एग्रीगेशन होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, इन दोनों का कंपनसेशन या इन दोनों का जो बैलेंस है वही आपको कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताएगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रेट। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनके नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स कैसे बनाएंगे, ये M मेटल है +2 चार्ज में, और ये है इसका नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन। ये कैसा बनेगा, MnO3 2 टाइप का, इसको हटा दो यहाँ से, इस टाइप का ये नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रेट्स होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है, कार्बोनेट जो होता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो होता है वो वाटर के साथ, उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में ये मतलब एग्रीगेशन करता है। बेरियम का नाइट्रेट जो होता है वो एनहाइड्रस होता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है बाहर से। ठीक है, इसकी भी टेंडेंसी जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करते हुए साइज की, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये सभी जो होते हैं मेटल के जो नाइट्रेट होते हैं, आप इनको अगर हीट करते हैं तो ये क्या करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे। इसकी अगर हम बात करें हीट करने के लिए तो MnO3 2, इसको अगर आप हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, कन्फर्म बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड दैट इज NO2 बनेगा, और साथ में जो है रिमेनिंग ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्राइट। कौन कौन से ऐसा करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, यानी कि लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, रेडियम को छोड़ के। फिर से मैं एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप सेकंड के। करेक्ट, अच्छे से इनको याद रखिएगा। देखिए एग्जाम के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर प्रेडिक्ट तो हम कर नहीं सकते हैं, हाँ एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जो आ सकता है उसी को हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में एनोमेलस बिहेवियर। याद होगा आपको, जब भी हम एनोमेलस बिहेवियर की बात करते हैं तो एक तो हमने ग्रुप फर्स्ट के अंदर की थी,
ग्रुप फर्स्ट का कौन सा मेटल था, लिथियम, और लिथियम का एनोमलस बिहेवियर किसके साथ था, मैग्नीशियम के साथ, सेकंड ग्रुप के। और अब यहाँ पर जो है आपका बेरिलियम है, बेरिलियम जो है फर्स्ट मेंबर है इसका, और ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, और रेस्ट ऑफ मेंबर्स के साथ, ठीक है। ये इसके अलावा जो ये बेरिलियम है ये डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। बेरिलियम की कारण क्या है, बेरिलियम को क्या प्रॉब्लम है, बेरिलियम एक्सेप्शनल शो बिहेवियर शो क्यों करता है, पहली बात स्मॉल साइज, किसके रेस्पेक्ट में, इसी अपने ही ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में इसका साइज छोटा होता है, तो एक तो ये कारण हो गया इसका। और इसके अलावा जो है ये इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है, कोवेलेंट फॉर्मेशन करता है। ये हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन देने में आसानी नहीं होगी, इसको इलेक्ट्रॉन देने में तकलीफ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करोगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन देगा, इतना टेम्परेचर पर फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसके पास क्या ऑप्शन बचा, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कम करेगा विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दैट इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट बेरिलियम जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2, यहाँ पर 2p खाली होता है इसके पास। यहाँ पर देखिए ये है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन किस में, 2s में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके 1s में। यहाँ पर ये 2p खाली है, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है क्योंकि 2p और 2s की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, 1 यहाँ, 1 यहाँ 1, ऐसा कुछ करके हो गया इसका। तो यहाँ पर मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है इसकी वो है इसकी 4, ठीक है। तो ये 4 से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 4 ही हैं, ठीक है। लेकिन इसी ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कोवेलेंसी वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं। कारण क्या है, इसके जो अदर मेंबर्स हैं वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए डी ब्लॉक, वैकेंट डी ब्लॉक होते हैं उनके पास, तो इसलिए वो इजीली ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्साइड्स की, मेटल यानी कि बेरिलियम की बात करें हम, बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, क्या कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं बेरिलियम के वो क्या होते हैं, अदर एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड की तरह नहीं होते हैं। यानी कि हमें पता है मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर में होते हैं। कैसे पता चला, ये मेटल का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करा देंगे तो ये आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो है एक बेस, दैट इज कॉल्ड बेसिक नेचर। लेकिन बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, बेस के साथ में भी बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप की, कारण क्या है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं। तो जितना एल्यूमिनियम के साथ में जो है सेम टू सेम ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही प्रॉपर्टीज बेरिलियम का होता है। अगर आप बात करें इनकी साइज की, इनका चार्ज बाय रेडियस रेशियो की बात करें तो दोनों का ऑलमोस्ट सिंपल क्या इक्वल ही होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक बात करें सिमिलरिटीज़ की तो वहाँ पर फर्स्ट आता है कि जैसे हमने एल्यूमिनियम के बारे में सुना है, अभी मैं कह रहा हूँ सुना है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एल्यूमिनियम के बारे में नहीं पढ़ा होगा या मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर भी क्या होता है, ऑक्साइड्स की लेयर होती है, इसलिए वो उस पर भी एसिड्स का अटैक इजीली नहीं होता है। द सेम वे बेरिलियम के ऊपर भी ऐसी ही कहानी है, बेरिलियम भी क्या करता है, ऑक्साइड्स की लेयर बना लेता है। नेक्स्ट है बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बताया था अभी, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एल्कली का मतलब होता है बेस के साथ रिएक्शन करेंगे बेरिलेट आयन बना देंगे, जैसे एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिनेट आयन। नेक्स्ट है क्लोराइड जो होते हैं दोनों की, यानी कि बेरिलियम का क्लोराइड और एल्यूमिनियम का क्लोराइड, ये दोनों ही क्या होते हैं, डायमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ब्रिज्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, अंदर इजीली
क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो बेरिलियम के क्लोराइड और एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड होते हैं उनका यूज़ जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है FCR, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCR, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके अंदर इनका यूज़ एज ए लेवाइस एसिड किया जाता है, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बहुत आसानी से करते हैं और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है ये बहुत इजीली ऐसा कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है उसकी कोवेलेंसी देखी थी अभी हमने 4 होती है। एल्यूमिनियम भी ऐसा कर सकता है, एल्यूमिनियम भी ऐसा कर सकता है। तो ये कुछ इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली देखिए आप लोग अगर क्लास 11th के पर्पज से इसको देख रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको इसको याद करना होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको, क्योंकि आपका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से इसको पढ़ रहे हैं या देख पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सी बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों ऑप्शंस आपके पास में हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। और इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आपका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम, ठीक है। एक मैग्नीशियम का, वैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। कुछ तो हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कहीं पे, लेकिन कैल्शियम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बाकी है। कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम का आपका कैल्शियम का सल्फेट होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, तो इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।